नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पर निर्मित पुस्तक है। इस पुस्तक का हम अध्ययन सिलेबस के आधार पर तो कर ही रहे हैं, परंतु इसका अहम कार्य हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन परीक्षाओं में हमें इस पुस्तक से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ हम इस ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, उस संघात्मक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि भारत, इंडिया दैट इज़ भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत का जो संघ है, यह यूँ कहें कि जो हमारे संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था में दी गई है, उस संघात्मक व्यवस्था में जो एकात्मकता के जो लक्षण विद्यमान है संविधान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा, जिसको केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था में कर रखी है। राज्यों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, और बिना केंद्र के या बिना राज्यों के केंद्र का भी अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था भारत संविधान में की गई है कि सभी रहें। आज हम जो भारतीय संविधान के लक्षणों की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम एकात्मकता के लक्षणों की बात करते हैं, जिसके बारे में पीटी चाको और पीएस देशमुख का दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। पीटी चाको का मत है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है, यह शरीर से संघात्मक है, किंतु आत्मा से एकात्मक है। हमारे संविधान में दो प्रकार के एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, भारतीय संविधान में जो लिखा गया है, जो एकात्मकता के लक्षण बताए गए हैं, वो है। दूसरा, जो व्यवहार में एकात्मकता दिखती है, वो दो लक्षण हमारे संविधान में इस एकात्मकता के लक्षण में विद्यमान है। जिसमें पहला लक्षण है इकहरी नागरिकता। हम भारतीय हैं पहले, और भारतीय संविधान ने विश्व के अन्य संविधानों की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया है। प्राय संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका में, पता है अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो संघ की और दूसरी किसकी? राज्यों की। परंतु भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है, और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती है। हम जैसे राजस्थानी हैं, तो हम राजस्थान के निवासी नहीं हैं, हम भारत के निवासी हैं। हमारी जो पहचान है वो इंडियंस के रूप में होती है, न कि राजस्थानी के रूप में, मराठी के रूप में ये नहीं होती है। और जो संघात्मक सिद्धांत है, उसमें भारत की एकता को बनाने के दृष्टिकोण को अपनाया है। हमारे संविधान में भारत में एकता बनी रहे, इसके लिए इकहरी नागरिकता बनाई गई है।
हमें जो नागरिकता मिली हुई है वो भारतीय नागरिकता है। हमारे संविधान में ये उपबंध दिए गए हैं कि व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, निवास कर सकता है और कोई भी व्यापार कर सकता है जो संविधान के अनुकूल हो। और जो मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं वो केवल भारतीयों के लिए हैं। और भारतीय कौन? सभी देश में रहने वाले निवासी वो भारतीय हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। अगला, शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन पहले से ही कर दिया है। संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और संवर्ती सूची में 47 विषयों का प्रावधान किया गया है। और यदि उनमें कोई मतभेद होता है तो संघ द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। संघ सूची में संघ मतलब केंद्र के कानून, राज्य सूची में राज्यों के कानून और संवर्ती सूची में वो कानून जो जिस पर कानून राज्य सूची के विषय बना सकते हैं और केंद्र सूची के बना सकते हैं, संघ सूची के। उस समय के.एम. मुंशी ने कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जब देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन वे थे जब केंद्र और प्रांतों की शक्ति द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था, उसकी अवज्ञा हो रही थी। संविधान निर्माता ये जानते थे कि आज विश्व में केंद्रित सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारतीय संघ में भी केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने से रोकना अनुचित होगा। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान सभा में थे और उन्होंने ये कहा था कि जो 1935 का शासन अधिनियम बनाया था उसमें जो केंद्र को शक्तियाँ दी थी उन शक्तियों से भी अधिक शक्तियाँ इसमें समाहित की जाएंगी। अगला, संघ और राज्यों में के लिए एक संविधान। हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम भारतीयों के लिए एक ही संविधान है, हम उस एक संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। कई राज्यों में, कई कंट्रीज़ के जो देश हैं उनके यहाँ जो प्रांतीय व्यवस्था होती है, राज्यों में अलग अलग संविधान होते हैं, परंतु हमारे लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटोनों की भांति पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था का सीधा साधा अर्थ लगता है कि हमारे भारत के लिए एक ही सर्वोत्तम या सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके दिए गए निर्णय सभी जगह प्रभावी होंगे और वो सभी जगह लागू होंगे। उसके दिए गए निर्णय के विरुद्ध भारत में कहीं भी याचिका नहीं लगाई जा सकती। उसके दिए गए निर्णय को सर्व जगह मान्य होगा और उदाहरण के रूप में या एनेक्सर के रूप में उस निर्णय का उपयोग किया जाएगा। उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय निर्णय नहीं दे सकते। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रावधान के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है।
राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा किया जाता है। संकट काल में एक आत्मशासन। बच्चों, जब देश पर संकट लगता है तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संकटकालीन व्यवस्था कौन सी होगी। अनुच्छेद 352 संविधान का, अनुच्छेद 356 और 360। जब भारत में संकटकालीन व्यवस्था आती है उस समय राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लग जाता है। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। अनुच्छेद 352 में राज्य का जो संकट आता है, राज्य पर जो संकट आता है, उस स्थिति में कानून निर्माण का कार्य कौन कर लेता है? संसद कर लेती है। 356 में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशानुसार संपूर्ण शक्ति अपने अधीन अधिग्रहण कर लेता है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? 356 राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा जो आपातकाल है वो वित्तीय आपातकाल है। प्यारे बच्चों, आज तक का रिकॉर्ड है कि वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं किया गया, क्योंकि भारत में संचय की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। कभी हमने देखा होगा कि आज भी हमारे घर में परिवार में पैसे जोड़ने की प्रथा रखी होती है। फ्यूचर प्लानिंग इसको कहते हैं कि फ्यूचर में हमें को इतना चाहिए, तो हम तो वैसे ही प्लानर रहे हैं, तो वित्तीय संकट तो आ ही नहीं सकता। फिर भी हमारे संविधान में वित्तीय संकट के प्रावधान दिए गए हैं कि यदि राष्ट्र पर वित्तीय संकट आ जाता है उस स्थिति में हमारा यह जो संविधान है वो संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करें। जो राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है उसमें केंद्र जो है राष्ट्रपति हैं केंद्र में, वो विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के लिए वारंट जारी करता है, या नियुक्ति आदेश को वारंट कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, तो इसका मतलब यह है कि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी बैठता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारतीय संघ की इकाइयों में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में या एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा इस तरह के केंद्रीय सरकार का राज्यों का प्रत्येक स्थिति पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किए जाने की यह विधि संघात्मक संविधानों के प्रतिकूल है। वह केंद्र और राज्यों के प्रति भक्ति में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केंद्र को ही संपन्न रखना चाहेगा, चाहे इससे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि राज्यपाल केंद्र की बातों को मनवाने के लिए राज्यों को बाध्य कर सकता है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ जो उच्च सदन है, राज्यसभा है, उसमें जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है कि राज्यों का किस प्रकार प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाए। विश्व में जो उच्च सदन होते हैं वो छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व देते हैं, परंतु हमारे यहाँ
आकार तथा आबादी का ध्यान नहीं रखा जाता, परंतु हमारे यहाँ राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। हम कह सकते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्य जो कि विधानसभाएं निर्वाचित करती है और वो भेजती है कहाँ? राज्यसभा में। केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। हमारा संविधान यह रखता है कि संघ तथा राज्यों के बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती है। केंद्रीय सरकार के पास सामान्यकालीन शक्तियां तो ही हैं। केंद्र सरकार ही वित्तीय आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से ही केंद्र राज्य सरकारों की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। हमारे संविधान में जो आवश्यक संशोधन किए जाते हैं उन अति आवश्यक संशोधनों के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, राज्यों की सहमति आवश्यक है। कुछ संशोधन तो हम सामान्य रूप से कर लेते हैं, मगर संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल, जटिल और अति जटिल प्रकार की गई। यदि कोई बात देखी जाए तो एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। ये हम देखते हैं संविधान में साधारण कानून के आधार पर संशोधन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में भी ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी किए जा सकते हैं। अगला, संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। जो भी संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं में जो संशोधन किए जाते हैं संविधान में, उसमें राज्यों में या प्रांतों में विधानसभाओं में जो कानून पारित किए जाते हैं उनको राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है और राज्यपाल चाहे तो अनुमति दे। यदि ऐसा मुद्दा फंसता है तो वो केंद्र को अनुमति के लिए भेज सकता है और केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति है। लोकसभा अपने बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन करती है, फिर वो राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा क्या करती है? उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो अंतिम शक्ति किसके पास आई? राष्ट्रपति के पास आई संविधान की, कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जाता और उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अब राष्ट्रपति या तो अनुमति देता है, यदि राष्ट्रपति जी अनुमति नहीं देते हैं तो वो पुनः भेज देते हैं। अगला, राष्ट्रपति के पास संकटकालीन शक्तियां अधिक होती हैं और संकटकालीन शक्तियों में वो संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो वित्तीय स्थिति है बड़े, उस वित्तीय स्थिति का पावर किसके पास होता है? वो भी केंद्र के पास होता है। और राज्यों को पैसा भेजने का काम कौन करती है? केंद्र करती है। हृदयनाथ कंजारू जी थे, उन्होंने लिखा है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचा है।
आज की क्लास में इतना ही। प्यारे बच्चों, आज हमने भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों के बारे में बात की। सभी का धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इसमें सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई है। जब वैक्सीन आ जाएगी हम आपसे आमने सामने क्लास लेंगे। जब तक नहीं आती हैं बच्चों, इससे अध्ययन करते रहें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।